नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एडू फोरम एकेडमी पर। तो ये एडू फोरम है और ये एनसीईआरटी का क्लास चल रहा है ज्योग्राफी का। इस पे आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के 6 क्लास की ज्योग्राफी के बुक का 5th चैप्टर। राइट, चलिए। ये है आपका चैप्टर, 5वां चैप्टर, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसके पहले हमने पृथ्वी के बारे में देखा और इसके ताप कटिबंध, इस पे कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारी बातें हमने समझी। अब पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं, तो इसमें एक बात समझिए कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव हो पाया है। अब अगर मैं कहता हूँ कि पृथ्वी पर अगर जीवन संभव हो पाया है तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीवन से अनुकूल परिस्थितियाँ हैं जीवन के लिए। अब जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ क्या होती हैं? पहली बात तो यहाँ पर जमीन है, यानी जिसको भूमि बोलते हैं। भूमि, जल और सॉरी भूमि, जल और वायु, तो ये चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। अब यही मिलकर के पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल बनाते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। कौन कौन से? भूमि, जल और वायु। यही पृथ्वी का परिमंडल बनाते हैं। ठीक है, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, जिसे हम जमीन कहते हैं, जिसे हम भूमि कहते हैं, ये इसका भूमंडल है, ये इसका स्थलीय भाग है। राइट, अब भूमंडल में भी भूमंडल के भी 2 भाग हैं, एक इसका जलीय मंडल और एक भाग है इसका स्थलीय मंडल। तो स्थल वो भाग जहाँ पे भूमि है, जहाँ पे महाद्वीप हैं और महाद्वीप में देश बसे हैं और उस देश में हम रहते हैं। जैसे हम हैं भारत में, तो भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है। अब एशिया महाद्वीप के जैसे पूरे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, वो हम आगे देखेंगे कि 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो ये जो 7 महाद्वीप हैं, यही पृथ्वी का भूमंडल है। ये रहा, ये आप देखिए, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये महाद्वीप हैं। और इन महाद्वीपों से ये महाद्वीप पृथ्वी के स्थल मंडल पर हैं, तो ये स्थल भाग हैं। और बाकी जो ब्लू आपको दिख रहा है, ये यहाँ का जलीय भाग है। ठीक है, तो यही चीज भूमंडल है। अब भूमंडल में आपने देखा कि महाद्वीप, अब महाद्वीप आपको याद रखने हैं। अच्छा, पृथ्वी के इस भूमंडल पर 71% केवल जल है, क्योंकि आपको ये ब्लू वाला एरिया ज्यादा दिख रहा है। तो जो ब्लू है, नीला नीले कलर का, ये पानी है, समंदर है, सागर है। तो ये 71% भाग कवर करता है पूरे पृथ्वी का। अब स्थल कितना है? तो स्थल जो आप देख रहे हैं, ये सारा मिलाकर के 29% स्थल भाग है। ठीक है, अब स्थलीय भाग पर महाद्वीप है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये महत्वपूर्ण महाद्वीप हैं, जैसे एशिया। अब एशिया में आप देख रहे हैं हिमालय का पर्वत। हिमालय का पर्वत, माउंट एवरेस्ट, स्थल पर सबसे ऊंचाई वाला भाग है। इसकी ऊंचाई है 8,848 किलो 48 मीटर का। ठीक है, और जो पृथ्वी पर सबसे गहरा भाग है वो है प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच, जिसे मैरियाना गर्त बोलते हैं। और ये मैरियाना गर्त, इसकी गहराई है 11,022 मीटर की। राइट, तो आप देखिए कितना ज़्यादा अंतर हो रहा है ऊंचाई और गहराई में। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचाई वाला भाग पूरे स्थल भाग का, और मैरियाना गर्त सबसे गहराई वाला भाग स्थलीय भाग का। ठीक है, तो ये एशिया है। ये आपको हिमालय दिख रहा है, हिमालय पर्वत। यहाँ पर यूराल पर्वत है। ये यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। ठीक है ना। अब एशिया में कुछ महत्वपूर्ण देश हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण देश आपका भारत है। फिर आजकल आप काफ़ी न्यूज़ और चैनल्स में सुनते होंगे चाइना हो उसमें। राइट, फिर रशिया का एक बड़ा भाग आता है। अच्छा, अब एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर रशिया और यूरोप दोनों मिलते हैं, तो इन्हें बोलते हैं यूरेशिया। यूरोप और एशिया मिलाकर के यूरेशिया बनता है, तो वो ये क्षेत्र है। ठीक है ना। तो ये आपका एशिया हो गया। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको मिल जाएंगी।
इसी बुक में। तो अगर आप इस बुक को लगातार देख रहे, इस क्लास को आप लगातार कर रहे हैं, तो एक बुक आपने सामने रखिए, या आप इसे पीडीएफ अपने मोबाइल में भी खोल सकते हैं डाउनलोड करके, या मैं इसका लिंक दे दूंगा, या आप एक बुक ले लीजिए अपने पास, जैसे मेरे पास है ये बुक, तो इसे आप अपने साथ रखिए पढ़ते वक्त, ठीक है। तो ये एशिया महाद्वीप है, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर फैला हुआ है, ठीक है। और कर्क रेखा इससे होकर के इसके एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है, ये कर्क रेखा है। अब कर्क रेखा में भी ये भारत को 2 भागों में बांटती है, ठीक है, यही भारत है, और हिमालय पर्वत इसका ऊपरी हिस्सा है, तो भारत को 2 भागों में बांटती है कौन सी, कर्क रेखा, राइट। इसीलिए मैंने आपसे कल की क्लास में कहा था कि भारत कर्क रेखा पर पड़ता है, तो कर्क रेखा से संबंधित जो भी ऋतु परिवर्तन होंगे या ऋतुओं को प्रभावित करने वाले जो भी कारक होंगे वो सारे भारत पर लागू होंगे। तो इसीलिए हम एक्सट्रीम वेदर में रहते हैं, हमारे यहाँ जब गर्मी होती है तो बहुत होती है, सर्दी होती है तो भी बहुत होती है, ठीक है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण बात हो गया एशिया महाद्वीप का। अब इसमें एक महत्वपूर्ण देश है यूरोप। अब यूरोप को आप देख रहे हैं, यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। यूरोप 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, एक है भूमध्य सागर, अंटार्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर, ये 3 तरफ से घिरा हुआ, और एक तरफ से ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, सॉरी स्थल से जुड़ा हुआ है। वो स्थल कौन सा है, एशिया का महाद्वीप, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर आल्प्स पर्वत के बारे में आपने सुना होगा, तो वो यही भाग है, आल्प्स पर्वत यूरोप में आता है, ठीक है। ये आपको थोड़ी सी बात याद रखनी है, राइट। ये यूरोप हो गया। इसके बाद एक महाद्वीप आता है जिसे अफ्रीका महाद्वीप बोलते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब इस यहाँ पर भी एक्सट्रीम वेदर तो मिलता है, लेकिन ये एक्सट्रीम वेदर ट्रॉपिकल है, राइट। ट्रॉपिकल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने कहा था कि ये 0 डिग्री है, तो ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों इससे होकर के गुजर रहे हैं, राइट। तो विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा में हमने क्या देखा था, ये पृथ्वी के ताप कटिबंध है। सूर्य का जो स्थान परिवर्तन होता है, कभी वो मकर रेखा पर सीधा चमकता है, कभी वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, कभी वो मकर रेखा पर और कभी विषुवत रेखा पर। तो सीधा चमकने की वजह से क्या होता है, उष्ण ताप कटिबंध बनाता है, यानी यहाँ पर गर्मी ज्यादा रहती है। तो मैंने आपको बताया था कि इस क्षेत्र में गर्मी ज्यादा रहती है, तो ये क्षेत्र विश्व का सबसे गर्म क्षेत्र है, ठीक है। उसमें भी 0 डिग्री इक्वेटर, तो यहाँ तो सूरज 2 बार आएगा। सपोज कि मकर रेखा से अगर सूरज की किरणें, वो मैंने, आप याद करिए, मैंने एक चक्कर आपको बना के दिखाया था कि पृथ्वी घूमती है, तो जब चक्कर काटती है तो कभी सूरज मकर रेखा पर आता है 22 दिसंबर की बात, फिर 21 जून की बात जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है। तो जब सूर्य की किरणें लंबवत चलते चलते यहाँ तक आती हैं, तो बीच में 2 बार ये अफ्रीका 0 डिग्री पर आती हैं लंबवत किरणें, राइट। तो जाहिर सी बात है यहाँ ज़्यादा गर्मी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्षेत्र सबसे गर्म नहीं है, बल्कि जो सबसे गर्म क्षेत्र है वो सहारा मरुस्थल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में गर्म होने के साथ साथ यहाँ ह्यूमिडिटी भी बराबर रहती है। यहाँ पे बड़े बड़े जंगल हैं, ठीक है, यहाँ पे ग्रीनरी होने की वजह से बारिश ज़्यादा होता है, तो गर्मी बहुत, टेम्परेचर मिलने के बावजूद भी ये क्षेत्र गर्म नहीं रहता। रेगिस्तान सबसे गर्म क्षेत्र है, क्योंकि रेगिस्तान पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पहले तो रेगिस्तान तपता है, गर्म होता है, और फिर रात भर में वो ठंडा होने में इतना टाइम लगाता है कि धीरे धीरे कुछ किरणें उत्सर्जित करता है, राइट। तो उनकी वजह से ये क्षेत्र गर्म रहता है। तो ये आपका एशिया महाद्वीप हो गया, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप हो गया, और अफ्रीका महाद्वीप में ही एटलस पर्वत आपने सुना होगा, तो ये एटलस इसी का भाग है, ठीक है। फिर ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, ये अफ्रीका में ही है। हालांकि हम मैप को और भी डिटेल में जानेंगे, लेकिन कुछ समय बाद, ठीक है। और आपने नील नदी के बारे में सुना होगा, तो नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो सबसे लंबी नदी है और ये अफ्रीका से ही बहती है,
ठीक है ना। फिर ये अमेजन नदी है। चलिए, अब बात आता है उत्तरी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका चारों तरफ से सागर से घिरा हुआ है, ठीक है। और ये विश्व का तीसरा महाद्वीप है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका और तीसरा उत्तर अमेरिका। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिण अमेरिका, आपको दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका, ये अमेरिका का भाग है। एक को दक्षिण अमेरिका में बांटा गया, एक को उत्तरी अमेरिका में बांटा गया। अलग कहां से किया गया? अलग किया गया है पनामा। ये पनामा है, ये एक नहर है, राइट। ये नहर आपको पार्ट दिख रहा है, ये नहर है, इसी से ये जुड़ता है। बाकी ये जुड़ने का कोई साधन नहीं है। इसको मैं और आपको थोड़ा सा दिखा सकता हूं। एक और चित्र होना चाहिए पनामा नहर का। ये वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको समझाई, ठीक है ना। ये है जल संधि, यहां पर है। ये पनामा स्थल संधि है, और यहीं से उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जल संधि क्या होता है? जल संधि पानी का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि यानी समुद्रों को आपस में और महासागरों को आपस में जोड़ता है, राइट। ये जल संधि है। अब भारत में भी एक जल संधि है, भारत और श्रीलंका के बीच, राइट। इसे बोलते हैं इस जल संधि का नाम है पाक स्ट्रेट, ठीक है। तो ये पाक स्ट्रेट है। हालांकि ये आप लोगों को बताना चाहिए, चलिए, लेकिन कोई बात नहीं। अब बात आती है कि हमने उत्तरी अमेरिका के बारे में बात कर लिया, अब दक्षिण अमेरिका के बारे में बात कर लीजिए थोड़ी सी। तो दक्षिण अमेरिका का ज्यादातर भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, और इसके पूरब और पश्चिम में दो महासागर हैं। वो महासागर कौन से हैं आपको मैं यहां दिखा देता हूं। दो महासागर कौन से हैं? ये दक्षिण अमेरिका है, इसके पूरब में आपको अटलांटिक महासागर दिख रहा है, और पश्चिम में पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूरब में प्रशांत महासागर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये वही दो महासागर हैं, राइट, दक्षिण अमेरिका में। फिर दक्षिण अमेरिका में ही विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसे इंडीज पर्वत श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। ये इसी कोने पे है, यहाँ पर इंडीज पर्वत श्रृंखला, राइट। ये सबसे लंबी ऊंचाई नहीं, लंबी पर्वत श्रृंखला है, राइट। और दक्षिण अमेरिका में मैंने अभी आपसे बताया कि नील सबसे लंबी नदी है। ये कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन जो सबसे बड़ी नदी है, जहाँ के पानी का डेंसिटी ज़्यादा है, वो है अमेजन नदी। तो अमेजन नदी यहीं से बहती है, राइट, दक्षिण अमेरिका से। फिर एक और महाद्वीप है, और उस महाद्वीप का नाम है, कल मैंने आप लोगों को बताया था, ऑस्ट्रेलिया। ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड और ये क्षेत्र कुछ कुछ आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में एक महत्वपूर्ण द्वीप है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया द्वीप में भी एक सबसे महत्वपूर्ण देश है, वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या विशेषता है कि चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरता है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर मैंने बताया था कि यहीं तक सूरज की लंबवत किरण जाती है, इसके नीचे तिरछी किरण पड़ने लगती है। तो यहाँ ये एरिया जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको रेगिस्तान दिखेगा, ठीक है। और ग्रेट सैंडी डेजर्ट ये यहीं पर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला पार्ट है, जिसे दक्षिणी भाग कहेंगे, ये अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, ठीक। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया का एक भाग है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का भाग है। ये आपको याद रखना है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है, ठीक है ना। तो ये आपके महाद्वीप हो गए, राइट। अब इसके बाद हाँ, एक और महाद्वीप है, अंटार्कटिक महाद्वीप। तो अंटार्कटिक महाद्वीप दक्षिणी पोल है, यानी कि दक्षिण का ध्रुवीय क्षेत्र, और यहाँ पूरे साल बर्फ की मोटी परत जमी रहती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी
उस मात्रा में नहीं पहुंच पाती जिस मात्रा में ताप कटिबंध में पहुंचता है। तो तिरछी यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है, वो क्या था वो मैंने कल बता दिया था। अब उस 6 महीने दिन होने के बावजूद भी यहाँ इतनी डेंसिटी नहीं होती है सन के रेज की कि बर्फ को पिघला सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत मोटी परत है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है। ये आपका अंटार्कटिक महाद्वीप हो गया। इस क्षेत्र में बसावट नहीं है, यहाँ जनसंख्या नहीं है। यहाँ जब 6 महीने दिन होता है तब विभिन्न देश पूरे विश्व के अपने अपने स्टेशन स्थापित करते हैं और वहाँ पे शोध कार्य करते हैं। तो भारत ने भी इसी तरीके से एक स्टेशन अपना स्थापित किया हुआ था, जिसका एक का नाम था मैत्री और एक का नाम था दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। इस नाम से उसने शोध कार्य के लिए यहाँ पर अपना एक स्टेशन बसाया हुआ था। और 6 महीने बाद जैसे ही फिर अंधेरा आ गया, फिर ये लोग उस स्टेशन को छोड़ करके चल देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम जाकर के नया स्टेशन बनाते हैं, ठीक है। तो ये महाद्वीप से संबंधित बातें हो गई। अब इसके बाद ये तो मैंने बताया था कि ये 21% का भाग है। बाकी क्या है? बाकी है आपका जलमंडल, सॉरी स्थल 29% के भाग होते हैं और 71% कितना है? जल। तो 71% जल, जल ही जल दिख रहा है, यानी पानी ही पानी दिख रहा है। अब इसमें महत्वपूर्ण कुछ सागर हैं। जो पृथ्वी पर जल है, ऐसा नहीं है केवल हमें समुद्र के रूप में ही मिलता है, राइट। जल आपका महासागरों में है, नदियों में है, झीलों में है, हिमनद और भूमिगत जल, जो आप पानी जमीन से हैंडपंप से पानी निकालते हैं, वो भूमिगत जल का भाग है। अब सोचिए कि भूमिगत जल कितना ज़्यादा है कि वहाँ से ज़्यादा लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो भूमिगत जल हो गया, फिर जलवाष्प हो गया, जैसे कि बारिश होता है तो बारिश में, अब बारिश हो रहा है तो इससे मतलब हवा में ही पानी है, जब वो डेंस हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे तो बरस जाएंगे। तो इस तरीके से हमें जल प्राप्त होता है और ये केवल महासागर ही मिला करके 71% का भाग पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये जलमंडल हो गया। अब महासागरों में भी कुछ महासागर हैं जिनके बारे में हमें समझना है। कुछ बड़े महासागरों के नाम आप लोगों को दिख रहे होंगे इस पर, राइट। जैसे प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर आपको दिख रहा है ये चीज। अच्छा, अब आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि प्रशांत महासागर यहाँ भी है, प्रशांत महासागर यहाँ भी है, तो दो प्रशांत महासागर कैसे हो गए? ये एक समस्या होती है। इस समस्या के लिए मैंने आपके सामने एक ग्लोब रखा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस पे प्रशांत महासागर। ये है प्रशांत महासागर, ठीक है ना। ये यहां से लेकर के यहां तक है। अब ये तो सपोज कि आप इसे बीच से खोल दीजिए, तो खोलेंगे तभी ये ऐसे होगा और हमने इसको ऐसे ही लगाया है। और जब इसको घुमाएंगे, मोड़ेंगे ना, तो ये जाकर के जुड़ जाएगा और एक बड़ा सा प्रशांत महासागर आ जाएगा। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा हुआ? प्रशांत महासागर, ठीक है। अब प्रशांत महासागर के बारे में कुछ बातें। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। ये मैंने आपको दिखाया कि दोनों तरफ से जोड़ेंगे तो कितना बड़ा महासागर हो रहा है, ठीक है ना। और पृथ्वी का जो सबसे गहरा गर्त है, जिसे गड्ढा बोलते हैं या जिसे हम इंग्लिश में ट्रेंच बोलते हैं, तो प्रशांत महासागर मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त, वो इसी प्रशांत महासागर में ही स्थित है, ठीक है। और प्रशांत महासागर लगभग गोल है। गोल कैसे? ये मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये देखिए, ये लगभग गोल है, ठीक है। जैसे पृथ्वी है वैसे ही गोल है। और इसके एक तरफ हमने देखा कि इससे ऑस्ट्रेलिया भी प्रशांत महासागर का हिस्सा है, फिर चीन भी प्रशांत महासागर के हिस्से पर है, अमेरिका और ये आपका दक्षिण अमेरिका भी हमने देखा था प्रशांत महासागर के हिस्से पे है, ठीक है। ये बात हो गई प्रशांत महासागर की। अब इसके बाद एक महासागर आता है, इसे बोलते हैं
अटलांटिक महासागर। अब अटलांटिक महासागर की एक विशेषता है जो किसी एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी गया था कि ऐसा कौन सा महासागर है जो एस आकार का है। ठीक, ये है। अब आप इसमें देख करके बताइए कि कौन सा महासागर ऐसा है जो एस आकार का है। वो मैंने आपके सामने खोल रखा है, अटलांटिक महासागर। ये देखिए, आप इसको ऐसे बनाएंगे तो ये एस बनेगा। ठीक, तो ये अटलांटिक महासागर ये एस आकार का है। ठीक है, अब इसके अटलांटिक महासागर के पश्चिमी हिस्से पे अफ्रीका दिख रहा है, यूरोप दिख रहा है, और पूर्वी हिस्से पे हमें दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका दिख रहा है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ का जल, इसके ऊपर का जल, ये ठंडा ज़्यादा रहता है पूरे महासागरों में। सबसे मतलब इसको छोड़ करके, दक्षिणी महासागर छोड़ करके, ये अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। ठीक है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की अपेक्षा। ठीक है, और यहाँ पे गर्म और ठंडा जल, जैसे कि ये ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं ठंड है और ये वाला हिस्सा गर्म है, तो ये दोनों महासागरीय धाराएं, गर्म जल और ठंडे जल आपस में एक दूसरे की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर महासागरीय धाराएं मिलकर के एक ऐसा क्षेत्र बनाते हैं जहाँ पे फॉग बनता है, और इस फॉग वाली जगह पे सबसे ज़्यादा मछली पालन होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारी अटलांटिक महासागर के बारे में। फिर हिंद महासागर। अब हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसके नाम पर किसी देश का नाम पड़ा हुआ है। कौन सा देश है? हिंदुस्तान। ठीक, ये हिंद महासागर, हिंदुस्तान। ठीक है, और हिंद महासागर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इस पर इंडिया है। राइट, तो अब ये लगभग त्रिभुजाकार है। देखिए, ये बन रहा है त्रिभुज, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक, तो ये लगभग त्रिभुजाकार है, और इसके नीचे फिर ऑस्ट्रेलिया है, और इधर इंडिया है, ये आपके साउथ ईस्ट नेशन है, और इधर आपका अफ्रीका है। ठीक है ना, तो ये हिंद महासागर हो गया। इसके बाद दो और महत्वपूर्ण सागर बचते हैं। एक है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर यानी जो अंटार्कटिका से लगता है, यानी ये दक्षिणी पोल, ध्रुवीय क्षेत्र का महासागर है। राइट, तो ये सबसे ठंडा रहेगा, और ये अंटार्कटिका का भाग है। ठीक है, इसके अलावा एक और महासागर है, और वो है आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर बहुत ठंडा होता है, यहाँ से बड़ी बड़ी सिल्लियाँ आती हैं बर्फ की, और यही बर्फ की सिल्लियाँ इस क्षेत्र को ठंडा कर देती हैं। ठीक है, तो ये आपके महासागर हो गए, और ये कुछ आपके महाद्वीप हो गए। राइट, अब बात आती है कि हमने भूमंडल देख लिया, जलमंडल देख लिया, अब बात आती है वायुमंडल की। हम बेसिकली पृथ्वी के परिमंडल पढ़ रहे हैं, तो परिमंडल हमने तीन चीजें देखा था, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। भूमंडल के बारे में बात कर लिया हमने, जलमंडल के बारे में बात किया, अब थोड़ी बात वायुमंडल के बारे में। तो आपका ये वायुमंडल है। अब बहुत बेसिक सी बात है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर से गैस की एक परत, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। राइट, इसे ही वायुमंडल कहा जाता है। और वायु की ये पतली परत इस ग्रह का एक महत्वपूर्ण और अटूट हिस्सा है, और ये हमें ऐसी वायु प्रदान कराती है जिससे हम सांस ले सकें, जिससे हम जीवित रह सकें। राइट, तो इसमें हम जीवित रहते हैं ऑक्सीजन से, लेकिन वायुमंडल में और भी गैसें हैं, जैसे इसमें नाइट्रोजन है, और इसमें ज़्यादातर भाग नाइट्रोजन का ही है, 78% भाग। हम जिसे यूज़ करते हैं यानी ऑक्सीजन, वो तो केवल 21% पार्ट है। तो 78% नाइट्रोजन है, 21% आपका ऑक्सीजन है, और बाकी जो गैसें बचती हैं अन्य गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ऑर्गन, और इस तरीके के अन्य गैसें, ये केवल 1% हैं। इन 1% में भी कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन, जिसे हम अक्सर यूजलेस समझते हैं, नाइट्रोजन हमारी वृद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्सीजन तो केवल सांस लेने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बाकी गैसें भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। अब इनमें अगर थोड़ा भी परिवर्तन होता है, कोई चीज़ बढ़ता है या कोई चीज़ घटता है, तो उससे हमारे जीवन पर फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये पूरा एक बैलेंसिंग सिस्टम है, एक बैलेंस है जिससे सब कुछ चल रहा है। ठीक है, अब वायुमंडल
हम सांस कहाँ तक ले सकते हैं। जैसे आपसे कि आपको एक हम गेंद उछालते हैं तो ऊपर जाता है, ऊपर से फिर नीचे आता है, ये तो गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया। लेकिन अगर एक इंसान को इसी तरीके से ऊपर भेजा जाए तो वो ऊपर कहाँ तक जाके जाके वायुमंडल को फील कर सकता है, राइट। तो वो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक पृथ्वी पर वायुमंडल है, राइट। कुछ कुछ गैसें विद्यमान है, लेकिन सबसे जो घना वायुमंडल है वो पृथ्वी के सतह पर ही है, राइट। और इस तरीके से इसको ऊंचाई के अनुसार विभिन्न क्रमों में बांटा गया है। जैसे सबसे नीचे क्षोभ मंडल, यहीं पर ज्यादातर जीवन से संबंधित गैसें हैं, राइट। इसके बाद आता है समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्यमंडल, फिर आयन मंडल। अब इनके बारे में जब हम वायुमंडल बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि क्षोभ मंडल में क्या है, समताप मंडल में क्या है, मध्यमंडल में क्या है और आयन मंडल में क्या है। उसके बाद बात आ जाती है बहिर्मंडल की, यानी जो बाहरी मंडल है, ठीक है ना। ये वही सब बातें हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं वैसे वैसे हवा का घनत्व कम होता जाता है, वायुमंडल का घनत्व कम होता जाता है। जब घनत्व कम होगा तो हमें ऑक्सीजन कम मिलेगा, राइट। तो अक्सर आपने जो पर्वत पर चढ़ाई करते हैं जिन्हें पर्वतारोही कहते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन की सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिले, राइट। तो हमने क्या समझा इससे कि जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा स्थल पर है, और स्थल में भी सबसे ज्यादा घनत्व होता है समुद्र के तल पर, राइट। और स्थलीय भाग पर समुद्र तल से थोड़ा सा कम घनत्व होता है, और जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हवा का घनत्व कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो यही बात है इसमें लिखा हुआ। अब आपने क्या देखा, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल और जलमंडल। अब ये जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं वही जीवमंडल कहलाता है, राइट, या परिमंडल कहलाता है पृथ्वी का। तो जीवमंडल स्थल, जल और हवा के बीच एक सीमित भाग है। अब ऐसा नहीं है कि पूरा वायुमंडल ही आपका पूरा भाग हो गया, या पूरा जलमंडल में आप जीवन बिता लें, या केवल स्थल मंडल हो तब भी काम चल जाए। तो ये सब चीजें जहां एक सीमित जगह पर मिलती हैं वही पृथ्वी का वायुमंडल कहलाता है, ठीक है ना। ये है, सॉरी वायुमंडल मैंने बोला, ये जीवमंडल कहलाता है। तो इस जगह पर बहुत सारे जीवों का वास होता है, छोटे जीव, सूक्ष्म जीव से लेकर के बड़े बड़े स्तनधारियों तक, जैसे बैक्टीरिया हो गए और छोटे छोटे कीड़े हो गए, और बड़े जानवर जैसे गाय, भैंस, हाथी, शेर, इस तरीके की। अब इसमें भी जीवन में एक विभाजन है, एक को बोलते हैं पादप जगत और एक को बोलते हैं जंतु जगत। तो जो जीवमंडल है, इस जीवमंडल में ही जीवमंडल का दो भाग है, एक पादप जीवमंडल और एक जंतु जीवमंडल। तो पादप जीवमंडल के बारे में आपने सुना ही है। अब ये सारी चीजें यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से अक्सर एग्जाम्स में डायरेक्ट लाइन आ जाते हैं। जैसे मैं एक लाइन में आपको बताता हूँ कि जीवमंडल के प्राणियों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, एक है जंतु जगत और एक है पादप जगत। तो पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। क्रिया करने का मतलब एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के बिना इनका काम नहीं चलता। तो ये पारस्परिक क्रिया हो गया, और ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे पर किसी न किसी रूप में निर्भर हैं। तो ये आपकी जीवमंडल का भाग हो गया। यही सवाल पूछा गया था आईएएस के एग्जाम में कि जीवमंडल से आप क्या समझते हैं। उसमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया था, उसमें एक स्टेटमेंट ये था कि आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, ठीक है ना। अब क्रिया कैसे करते हैं ये समझिए कि जैसे पादप जगत में लकड़ी है, तो लकड़ी आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, राइट। एक गाना अगर आप कभी सुन सके तो एक है कि चांद पर जाने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का। तो लकड़ी का आपके जीवन में बचपन से लेकर के मृत्यु तक उसका अहम हिस्सा है। तो बिना लकड़ी के आपका जीवन प्रभावित होगा। इसी तरीके से लकड़ी के जीवन में भी एक पौधे या एक जंतु, एक पादप जगत के जीवन में भी आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है, राइट। तो इस तरीके से एक दूसरे को चीजें
प्रभावित करती हैं, कई बार उनको नुकसान भी पहुंचाती हैं और कई बार उनको फ़ायदा भी पहुंचाती हैं। तो नुकसान पहुंचाने से बचिए, उनको ज़्यादातर फ़ायदा पहुंचाइए। ठीक है, तो आज का ये क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।